पुलिस और सरकार की बात को अगर मान रहा है हूबहू, तो फिर यह विचार करने की बात है। कोर्ट ने पूछा, आरोपी जांच के दौरान पुलिस सुरक्षा मांगेगा? यह पूरी तरीके से अनुचित है। यह जांच एजेंसी पर दबाव डालने की कोशिश है। राज्य सरकार की तरफ से वकील ने बताया कि जांच अधिकारी ने फोन पर कहा कि दीपक को कोई खतरा नहीं। कोर्ट ने कहा, पहली घटना 26 जनवरी और दूसरी 31 जनवरी की, और फरवरी पूरा महीना खत्म हो गया। मार्च आधा बीत गया, किसी ने आपको हाथ भी नहीं लगाया। क्या ये कोई लॉजिक है दोस्तों कि अगर 2 दिन तक, 2 महीने तक किसी ने किसी को ऊपर कोई हाथ नहीं लगाया तो आगे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित वैसे ही रहेगी? आप भी सोच में पड़ रहे होंगे। दीपक के वकील नेगी ने कहा कि दीपक को लगातार धमकियां मिल रही हैं, घर और जिम के बाहर भीड़ जमा हुई, लेकिन कोर्ट ने इसे आधारहीन बताया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस को आपकी सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एफआईआर की जांच कर चार्जशीट दाखिल करनी है। तो दोस्तों, पुलिस को तो चिंता थी वो गुंडे अपराधी अतीक अहमद की भी। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या की गई थी। कैसे हो गया था, ये सवाल लोग उठा रहे हैं। और आगे कहा कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो चार्जशीट कैसे आएगी? मतलब पुलिस ही सब कुछ है। पुलिस ने जो कह दिया वही आखिरी लाइन है। अब दोस्तों, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए दीपक के पास मजिस्ट्रेट के पास जाने का कानूनी रास्ता है। कहा कि हाईकोर्ट में याचिका डालकर एफआईआर दर्ज करवाना गलत है, खासतौर पर तब जब याचिकाकर्ता खुद आरोपी हो। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग पर गंभीर नोटिस लिया। कहा कि कोई सबूत नहीं दिए गए, सिर्फ इधर उधर के आरोप लगाए गए। जांच चल रही है तो इसी मांग जांच प्रभावित करने की कोशिश है। दोस्तों, जो भी टिप्पणियां कोर्ट की, जो भी शब्द रहे हैं, वो सब इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। कानून के जानकार इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से ऑब्जर्वेशन या इस तरीके से टिप्पणी कैसे आ सकती है। हर कोई आश्चर्यचकित है। एक दिन पहले सुनवाई के दौरान भी पूछा गया था कि घटना के बाद याचिकाकर्ता को समर्थकों से कथित तौर पर कितने पैसे मिले थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस थपलियाल ने पूछा कि अभी तक अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। एडवोकेट नेगी ने कहा कि अकाउंट एक्टिविटी बंद करने से पहले लगभग 80,000 रुपये थे। नेगी ने याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि जैसे ही एक बड़ा अमाउंट आया, हमें बैंक ने कहा कि रोक दो। मैंने रोक दिया। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मेरे अकाउंट में पैसे न डाले जाए। दोस्तों, दीपक के वकील ने दीपक के खिलाफ लगाए गए दंगों के आरोपों का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि दंगों के लिए साहब 5 लोग, जैसा कि एक आमतौर पर एक धारणा है कानूनी दायरे में, 5 लोग या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने से ये दंगा भड़काने के बाद का अपराध लगता है, जबकि वीडियो सबूतों में सिर्फ 2 लोग दिखते हैं। हमारा पूरा केस है S-191 BNS के तहत हम पर मुकदमा कर रहे हैं, जबकि हम सिर्फ 2 लोग थे और हम तो मुद्दे को शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई 26 जनवरी को ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन हम पर केस किया गया। हालांकि बेंच ने इस केस को अलग से देखने से मना कर दिया। अब दोस्तों, जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तरीके की बातचीत सामने आई है और जिस तरीके से दीपक मोहम्मद या दीपक कुमार को लेकर के जो चर्चाएं इस वक्त चल रही है, खासतौर पर इन कानूनी और सुनवाई के दौरान हुई टिप्पणियों के दायरे में, जाहिर तौर पर अपने आप में हर आदमी का, कानूनी जानकार का माथा ठनका रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो शख्स शांति बनाए रखने के लिए दंगाइयों को रोके, उसी शख्स को दंगाई बना करके दंगा भड़काने का आरोपी बना दिया जाए? यही तो हो रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में पूरा इंसाफ होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।